डियर लर्नर, इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 11 इंटरनेट ऐप्स को देखने जा रहे हैं और ये एक बहुत ही छोटा, आसान और जनरल नॉलेज टाइप का चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद ऐप्स। ऐप्स तो आपने बहुत सारे यूज़ किए होंगे, हर दिन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है ऐप? ऐप बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहते हैं, यानी कि ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसे किसी ख़ास पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉलिंग ऐप की मदद से आप अपने दोस्तों को कॉल करते हो। गेमिंग ऐप की मदद से आप उसे गेम खेलते हो। ऐसा तो नहीं है कि गेमिंग ऐप की वजह से आप कॉल करने लगे और कॉलिंग ऐप की मदद से आप गेम खेलने लगे। तो हर ऐप किसी ख़ास पर्पस के लिए बना होता है, यानी कि ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे कि मोबाइल में या फिर मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ किया जाता हो, वो ऐप्स कहलाते हैं। अब इंटरनेट ऐप्स का मतलब यहाँ पे बस इतना ही है कि ऐसे ऐप्स जिन्हें इंटरनेट की मदद से यूज़ किया जाता हो, ऑपरेट किया जाता हो। यहाँ पे एक शख्स का नाम आपको ध्यान में रखना होगा। ये ब्रूस ली के भाई नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। और क्यों इन्हें याद रखना है? क्योंकि 1989 में इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट पे रखी जितनी जानकारी होती है, वो चाहे टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे इमेज हो या वीडियो हो, किसी भी तरह की जानकारी जो कि इंटरनेट पे रखी रहती है, उसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। अक्सर वर्ल्ड वाइड वेब को इंटरनेट भी कहा जाता है। तो आप बेसिकली ये समझ सकते हो कि टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट बनाया था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया आज इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है, उसके बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब मोबाइल तो बिल्कुल टच नहीं कर सकते हम। क्या है मल्टीमीडिया? ये एक टर्म हो गया। इस टर्म में बेसिकली दो रूट वर्ड्स हैं। पहला हो गया मल्टी, दूसरा हो गया मीडिया। नाउ द मल्टी मीन्स मल्टीपल, कई सारे। मीडिया जो है मीडियम का प्लूरल हो गया। मीडियम क्या है? मीडियम मतलब माध्यम, ज़रिया। किस मीडियम की बात की जा रही है यहाँ पे? आपको किसी भी चीज़ को खुद से किसी और को देनी है, तो उसके लिए जो ज़रिया आपको चाहिए, उस मीडियम की बात की जा रही है। यहाँ पे बेसिकली कम्युनिकेशन मीडियम की बात की जा रही है। एकदम पुराने ज़माने में कैसे लोग बात करते थे? बोल कर बात करते थे। आज भी आसानी से बोल कर ही बात करते हैं। तो ये बोल कर बात करने वाला कौन सा मीडियम हो गया कम्युनिकेशन का? ऑडियो। अब आपको लिख कर मैसेज देना है, न्यूज़पेपर वगैरह हो गए, टेक्स्ट मैसेज हो गए, है ना, व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हो, ये हो गया आपका टेक्स्ट कम्युनिकेशन। इसी तरीके से वीडियो कॉल हो गई, वीडियो का। फिर इसी तरह से अब एनिमेटेड मूवीज़ आप देखोगे, है ना। ये सारी चीज़ें अलग अलग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। और अगर इनमें से कुछ को या फिर इनमें से सभी को आपस में कंबाइन कर दो, तो जो चीज़ तैयार होती है उसे हम कहते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं मल्टीमीडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एनिमेटेड मूवी में अवतार को मान लो। अवतार में एनिमेशन भी है, वीडियो भी है और ऑडियो भी है। अब इनमें ज़रा बारीक, बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होता है एनिमेशन और वीडियो में। वो हम क्लास 9th में सीखेंगे। अभी बस आपको इतना समझना है कि अगर कई तरह के कम्युनिकेशन मीडियम आपस में कंबाइन कर दिए जाएं, तो इस कॉम्बिनेशन को जो टर्म रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, इस टर्म को हम कहते हैं मल्टीमीडिया। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेट ऐप्स की तरफ। हमारा नेक्स्ट इंटरनेट ऐप जो टॉपिक है, इसमें कुछ डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ ऐप्स देखेंगे हम। पहला इसमें कैटेगरी हो गई बिज़नेस ऑटोमेशन ऐप। अब ऑटोमेशन मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करना।
यानी कि ऐसा बनाना कि वो खुद से काम करे। बिज़नेस ऑटोमेशन ऐप्स यानी ऐसे ऐप्स जिसे कि बिज़नेस में ऑटोमेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए बड़े शहर में आपका एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें 10,000 एम्प्लॉइज़ आपके अंडर काम करते हैं और आपको उन सबको मंथली सैलरी देनी रहती है। अब अगर आप एक एम्प्लॉई ने कितने दिन प्रेजेंट हुआ है, कितने घंटे काम किया है, ये बैठकर कैलकुलेट करने लग गया है कि इतनी सैलरी बनेगी, तो 10,000 एम्प्लॉइज़ के लिए सोचो कितना टाइम आपका चला जाएगा। ये चीज़ें इसीलिए खुद से मैनुअली ना करके इनके लिए ख़ास तरह का ऑटोमेशन ऐप इस्तेमाल किया जाता है और इस कैटेगरी ऑफ ऐप को कहते हैं बिज़नेस ऑटोमेशन ऐप। इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए ब्लू प्रिज्म, ऑटोमेशन एनीवेयर, UiPath। नेक्स्ट हो गया आपका ई कॉमर्स वेब ऐप्स। अब यहाँ पे वेब ऐप्स मतलब इंटरनेट ऐप्स ही होता है, तो ई कॉमर्स वेब ऐप्स को आप सिंपली ई कॉमर्स ऐप भी कह सकते हैं। और इसके बारे में क्या बताना, आप में से कई लोगों ने खुद ही फ्लिपकार्ट और अमेज़न से चीज़ों को ऑर्डर किया होगा, है ना। तो कॉमर्स मतलब क्या होता है? कॉमर्स को आप मोटा ऐसे समझ लो कि बिज़नेस से जुड़ी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी कि ऐसे बिज़नेस एक्टिविटीज़ जिसमें कि आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करके किया जाने वाला बिज़नेस ई कॉमर्स हो गया। और एज ई कॉमर्स के लिए जो ऐप यूज़ किए गए वो ई कॉमर्स ऐप हो गए। और एग्ज़ाम्पल जैसे बताया गया था अमेज़न, फ्लिपकार्ट, और भी 3-4 तरह के नाम आप खुद ही जानते होंगे। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इंटरनेट ऐप हो गया रियल टाइम कम्युनिकेशन ऐप्स। यहाँ पे ऐप मिसिंग है। अब रियल टाइम मतलब क्या होता है? रियल टाइम मतलब जो लाइव चल रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लाइव मैच आप देखते हैं, क्रिकेट मैच, वो रियल टाइम का एग्ज़ाम्पल हुआ। अब कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, तो रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब हो जाएगा एक ऐसा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें कि तुरंत बातचीत हो रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से बोलूँ तो वहाँ से वाले को तुरंत सुनाई दे और वहाँ वाला कहे तो मुझे तुरंत सुनाई दे, ठीक है। अब रियल टाइम कम्युनिकेशन जैसे आप फ़ोन पे बात करते हो तो वो ऑडियो टाइप का कम्युनिकेशन हो गया। अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हो तो वो वीडियो टाइप का रियल टाइम कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसी तरीके से ऑनलाइन आप व्हाट्सएप पे मैसेजिंग कर रहे हो, आपका दूसरा फ्रेंड भी ऑनलाइन है, तो वो ऑनलाइन चैट, ऑनलाइन टेक्स्ट मैसेज का एग्ज़ाम्पल यानी कि चैट हो गया। इसी तरीके से आप ऑनलाइन रहते हुए GIF या अलग अलग इमेजेस को अटैचमेंट लगा के भेजते हो तो वो शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया या शेयरिंग ऑफ एप्लीकेशन, और इसी को हम फाइल ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं। अब इसी रियल टाइम कम्युनिकेशन के अंडर एक ख़ास तरह का सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है स्काइप। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने दुनिया में धूम मचाई थी जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब YouTube को लोग उतने अच्छे से जानते भी नहीं थे। तो ये सॉफ्टवेयर 2003 में आया था और इसकी मदद से जिसके पास भी इंटरनेट है वो कोई भी आपस में ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल कर सकता था। आज के ज़माने में तो ये कॉमन सी बात हो गई है। आप कोई भी कम्युनिकेशन ऐप ले लो, चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, सब में ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल के फ़ीचर बने रहते हैं। लेकिन शुरुआत के ज़माने में नहीं था, और उस पुराने ज़माने में जब आप किसी को फ़ोन करते थे तो उसके चार्जेस भी बहुत महंगे थे। यानी कि अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप फ्री में ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल कर सकते थे। तो इसलिए स्काइप बहुत ही पॉपुलर हुआ था। अब स्काइप के कुछ फ़ीचर्स देख लेते हैं। स्काइप से डेफिनेटली हम कॉल कर सकते थे, ठीक है, वीडियो कॉल कर सकते थे, मैसेजिंग कर सकते थे यानी कि चैट बेसिकली, और जैसे चैट पर आप फाइल को शेयर करते हो हम शेयर कर सकते थे। स्काइप में एक और फीचर है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन में आप टेक्स्ट को 60 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके किसी दूसरे को भेज सकते थे।
अभी तो गूगल ट्रांसलेट आ गया है, लेकिन उस टाइम से देखो स्काइप में ये फ़ीचर है। और इसके साथ ही स्काइप में ऑडियो ट्रांसलेटर भी है। टेक्स्ट ट्रांसलेटर 60 हैं और ऑडियो ट्रांसलेटर टोटल 10 है। मतलब आप अपने ऑडियो मैसेज को 10 तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके सेंड कर सकते हैं। साथ ही स्काइप को किन डिवाइसेस पे चलाया जा सकता है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, और एक्सबॉक्स करके डिवाइस आता है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। आप उस पर भी स्काइप को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली स्काइप अब माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीद लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे स्काइप अकाउंट बनाना और कॉल करने का कुछ प्रोसीजर दिया हुआ है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आज के ज़माने में थोड़ा ये अब क्योंकि व्हाट्सएप पे सभी लोग यूज़ करते हैं, तो ये ज़रा ऑब्सोलीट पुराना भी हो चुका है। इस चीज़ को हम स्किप करेंगे और बढ़ते हैं सोशल नेटवर्किंग ऐप्स की तरफ। अब सोशल नेटवर्किंग ऐप्स क्या है, आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम। तो बेसिकली क्या कह रहा है, ऐसे ऐप्स जिसके ज़रिए आप लोगों का नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क बनाना यानी कि एक दूसरे से जुड़ना। आप चैप्टर 1 में ही देख चुके हैं नेटवर्किंग में कैसे कंप्यूटर आपस में जुड़ रहे थे। तो सोशल नेटवर्क में सोसाइटी के लोग आपस में जुड़ते हैं। कैसे? ऑनलाइन जुड़ते हैं सोशल नेटवर्किंग ऐप्स के ज़रिए। तो आपस में लोग कनेक्ट होने के बाद अपने इंटरेस्ट के लिहाज से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, है ना। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मतलब आपका इंटरेस्ट सेम है। मान लो आपको आरसी रिमोट कंट्रोल प्लेन्स में इंटरेस्ट है, तो दुनिया भर के जितने आरसी प्लेन्स में इंटरेस्टेड लोग हैं अपना एक पेज बना लें, और अलग अलग कंट्रीज़ से होने के बावजूद भी वो उस पेज पर जाकर अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं, और कोई एक्टिविटी होती है तो दुनिया भर के लोग उसे देख भी सकते हैं और रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है सोशल नेटवर्किंग ऐप का। इन ऐप्स को वेब 2.0 या फिर वेब 2.0 एप्लीकेशंस या फिर सोशल ऐप्स भी कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लॉग। अब इसे समझने के लिए पहले देखते हैं आप में से कितने लोगों ने डायरी लिखी है। एक्चुअली आप में से आधे लोगों ने तो डायरी लिखी ही होगी, और अगर कुछ लोग बचे रह गए हैं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, आपकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करता है। डायरी को ही हम जर्नल भी कहते हैं। अगर कोई ऐसी डायरी या ऐसा जर्नल है जिसे कि इंटरनेट के ज़रिए लिखा जाता हो और वो इंटरनेट पे ही सेव रहता है, इस तरह के ऑनलाइन जर्नल या ऑनलाइन डायरी को हम कहेंगे ब्लॉग। और इस ब्लॉग में या फिर ऑनलाइन डायरी में जो अलग अलग टाइम में आप एंट्रीज़ करते हैं, इनमें से हर एंट्री को हम पोस्ट या फिर ब्लॉग पोस्ट कहेंगे। और जो इंसान इस ब्लॉग को बना रहा है, यानी कि जो यूज़र इस ब्लॉग को ऑपरेट करता है, उस यूज़र को हम कहेंगे ब्लॉगर। अब इस ब्लॉग में आप या फिर इस ब्लॉग में जो यूज़र या फिर जो ब्लॉगर है, वो ना कि सिर्फ टाइप कर सकता है बल्कि इमेजेस अपलोड कर सकता है, कुछ वीडियोस भी लगा सकता है, और हाइपर लिंक्स भी बना दे सकता है एक अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाने के लिए, या फिर और भी कई सारी चीज़ों के लिए। और ये ब्लॉग का ज़माना बहुत ही पॉपुलर था, लेकिन ये बीत गया है। आज तो व्लॉग्स आ रहे हैं, VLOGS। तो व्लॉग्स क्या होते हैं? वो वीडियो लॉग्स होता है, लेकिन ये आपके सिलेबस का बाहर का टॉपिक है। और आपने वीडियो व्लॉग्स अक्सर यूट्यूब पे देखा भी होगा किस तरह के होते हैं। ब्लॉग बनाने की कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाकर आप फ्री अकाउंट भी बना सकते हैं ब्लॉग का। इनमें से कुछ पॉपुलर ब्लॉगिंग वेबसाइट्स का नाम हो गया blogger.com, blogs.com, wordpress.com, wordpress.org। ब्लॉग
आप में से वो स्टूडेंट्स जिनके पास घर में डेस्कटॉप पीसी या फिर लैपटॉप है, उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो ज़रूर से ब्लॉग का फ्री अकाउंट क्रिएट करके देखें। मोबाइल पे इसे बनाना और मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, थोड़ा बहुत तो कम्बरसम हो जाता है। इसीलिए आप अगर पीसी रखते हो या लैपटॉप रखते हो तभी ट्राई करें, इवन टैबलेट भी चलेगा। तो ब्लॉग बनाने के प्रोसीजर को हम स्किप करते हैं। स्कूल खुलने के बाद एज अ प्रोजेक्ट हम इसे ट्राई करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है आरएसएस। आरएसएस एक टेक्नोलॉजी का नाम है, यहाँ पे किसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन का नहीं। आरएसएस का फुल फॉर्म है रिच साइट समरी। अगर आपने यूट्यूब पर किसी भी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप पहले ही जानते हैं आरएसएस कैसे काम करता है। देखो, जब हम किसी चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हैं और उस चैनल में अगर कोई नई वीडियो आती है, यानी कि उस चैनल में कोई अपडेट आता है, तो उसका नोटिफिकेशन हमारे अकाउंट में दिखाई देने लगता है। यानी कि जो यूज़र जिसने सब्सक्राइब किया है उसे बार बार उस सब्सक्राइब्ड चैनल पे जाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई नई वीडियो आई है या नहीं आई है। जब भी न्यू वीडियो आएगी ऑटोमेटिकली उस यूज़र के इनबॉक्स में जाकर उसका एक नोटिफिकेशन सेव हो जाएगा। और इसी तरीके से जब यूट्यूब से पहले ब्लॉग का ज़माना था तो यूज़र्स को बहुत परेशानी आती थी कि भाई मेरी ये सारी फेवरेट ब्लॉग्स हैं, ये सारी फेवरेट वेबसाइट्स हैं, अब बार बार जाकर इन पर चेक करना पड़ता है कि कोई नई पोस्ट आई है क्या, लेकिन नहीं मिलती है इसमें टाइम, लेकिन कोई नई पोस्ट नहीं होती, तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता था। तो आरएसएस एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसके ज़रिए ब्लॉग्स पे या फिर वेबसाइट्स पे जाके हम उन्हें एक तरह से सब्सक्राइब कर सकते थे, या फिर आरएसएस फीड को हम एक्टिवेट कर सकते थे। जैसे यूट्यूब में सब्सक्राइब करना कहते हैं, तो ब्लॉग्स या वेबसाइट्स में आरएसएस फीड को एक्टिवेट करना कहते हैं। ऐसा करने पर जिस ब्लॉग पे जाकर आरएसएस फीड को एक्टिवेट किया गया है उस ब्लॉग में अगर कोई नई पोस्ट आती है तो यूज़र के अकाउंट में, यूज़र के इनबॉक्स में एक नोटिफिकेशन आ जाता था कि भाई इस वाले ब्लॉग में एक नया अपडेट आया है, आप जाकर चेक कर लो उसे। तो इस तरह हमारा लेसन 11 कंप्लीट हुआ। अब एक्सरसाइज टाइम की तरफ चलते हैं। तो पहला हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, उसका सेंटेंस 1, इन 1989 डैश क्रिएटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका फुल फॉर्म तो मैं नहीं दूंगा आपको, शॉर्ट फॉर्म है TBL। अब आप खुद से सर्च करो कौन था वो बंदा, ब्रूस ली का भाई नहीं है, मैंने बताया था। फिर नंबर 2 कह रहा है डैश इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब how multiple means of media like text, audio, graphics, animation, video and interactivity are used to communicate information। यानी कि वो टर्म जिसके ज़रिए कई तरह के जो मीडिया हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो और इंटरैक्टिविटी, इन सबको इन जानकारी को कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देखा था वो टर्म है मल्टीमीडिया। यहाँ डेफिनेशन में देखो बच्चे, एक वर्ड आया है इंटरैक्टिविटी। ये क्या होता है? देखिए, जब यूट्यूब वीडियो एंड होने लगता है तो फिर कुछ पॉपअप आते हैं ना वीडियो के ऊपर, अलग अलग से वीडियो सजेशंस आते हैं, फिर आप उसी को टच करते हो तो फिर जिसको टच किया वो वीडियो प्ले होने लगता है। तो ये जो फीचर्स है ना, इनको इंटरैक्टिविटी कहा जाता है। ये फीचर्स आपको मोबाइल डिवाइसेस में अक्सर मिल जाएंगे, टीवी पे, लैपटॉप पे ये कम देखने मिलता है क्योंकि वो टच स्क्रीन नहीं होती। फिर स्टेटमेंट 3 है आपका, ओनली अ स्मॉल वेट कॉल्ड डैश इज़ रिक्वायर्ड बिफोर द फाइल बिगिनस टू प्ले। अब देखो, यूट्यूब वीडियो प्ले होने से पहले वो जो गोल गोल घूमता है ना, अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है तो वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है कि जो थोड़ी देर है जो कि वीडियो फाइल के प्ले होने से पहले आपको वेट करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं बफरिंग, BUFFERING, बफरिंग। Statement 4, dash allows audio, video and text communication to take place in real time online। तो देखो यहाँ पे रियल टाइम की बात हो गई, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन भी पूछ रहा है, यानी कि आंसर है रियल टाइम कम्युनिकेशन।
की मदद से हम ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट कम्युनिकेशन को रियल टाइम कर पाते हैं। फिर नंबर 5 है विद डैश यू कैन सेंड इंस्टेंट मैसेजेस एंड शेयर फाइल्स विद फ्रेंड्स, फैमिली एट्सेट्रा। डैश की मदद से आप तुरंत किसी को मैसेज भेज सकते हैं और फाइल्स शेयर कर सकते हैं। अभी बुक में क्योंकि इस तरह का हमने सिर्फ एक ही ऐप पढ़ा है, स्काइप, तो हम यहाँ पे स्काइप लिखेंगे। मगर अगर आप यहाँ पे व्हाट्सएप लिखते हो या टेलीग्राम लिखते हो, तो क्योंकि इन ऐप्स में भी अब ये फ़ीचर्स आ चुके हैं, तो वो भी सही होगा आंसर के तौर पे। नेक्स्ट पार्ट बी, choose the correct answer. Statement 1, which of the following is not a communication app? फेसबुक सोशल नेटवर्किंग ऐप, तो उससे कम्युनिकेशन करते हैं। फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स ऐप, तो देखो ये है वो वाला ऐप जो कि कम्युनिकेशन ऐप नहीं है, जो कि सवाल में पूछा गया था। तो 1 का आंसर हुआ बी, फ्लिपकार्ट। सेकेंड, इंटरनेट को किस साल में लॉन्च किया गया था? तो ये हो गया 1989, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, ब्लू प्रिज्म इज़ ऑफ डैश टाइप ऑफ ऐप। तो हमने बात किया था कैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनानी है, बिज़नेस ऑटोमेशन ऐप में बात किया था, और उसी का एग्जांपल है ब्लू प्रिज्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर पार्ट सी, ऑप्शन सी, बिज़नेस ऑटोमेशन ऐप होगा। क्वेश्चन 4, टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी ट्रांसलेटेड इन डैश लैंग्वेजेस इन स्काइप। स्काइप में हम टेक्स्ट मैसेजेस को कितने लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं? टोटल 60 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा स्टेट क्वेश्चन 5, सोशल नेटवर्किंग ऐप्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, वेब 2.0 ऐप्स। अब नेक्स्ट पार्ट हो गया हमारा ट्रू फॉल्स। ए ब्लॉग डजंट अलाउ यूज़र्स टू शेयर। ब्लॉग में यूज़र शेयर नहीं कर सकता क्या? देखो ये चीज़ मैंने आपको बताई ही नहीं। ब्लॉग ना कि एक डायरी जो आप लिखते हैं, अगर अपने डायरी पेन पेपर वाली डायरी बनाते हैं, तो वो बेसिकली आप उसको सीक्रेटली छुपा के रखते हैं। उसको कोई अगर पढ़ भी लिया तो फ़ोटो खींचना पड़ेगा इससे पहले कि उसे शेयर करें। लेकिन ब्लॉग में ऐसा नहीं होता। ब्लॉग में अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, तो वहाँ पे एक शेयर करने का बटन रहता है और भी कुछ फ़ीचर्स रहते हैं जिसकी मदद से आप आसानी से उसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये एक अलग फ़ीचर होता है ब्लॉग का। और क्योंकि ब्लॉग अक्सर लोग पब्लिसिटी बनाने के लिए करते हैं, तो ये एक अच्छा फ़ीचर भी है शेयर करना। मगर सवाल में कह रहा है कि ब्लॉग जो है यूज़र्स को शेयर करने का फ़ीचर ऑप्शन नहीं देता है, तो इसलिए ये क्या होना चाहिए? फॉल्स। क्वेश्चन 2, RSS फीड इज़ मेड अप ऑफ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। यानी कि RSS फीड में कई तरह के आइटम्स रहते हैं। अब देखो, मान लो मैंने 4 ब्लॉग को RSS फीड से सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है? तो क्या होगा, चारों ब्लॉग्स में जो अपडेट आएंगे वो सारे अपडेट के नोटिफिकेशन एक लिस्ट में तो दिखाई देंगे ना। जैसे कि यूट्यूब में इनबॉक्स में जाते हो नोटिफिकेशन की, वो तो लिस्ट बनी रहती है, कौन से चैनल से पहले आया अपडेट, कौन से चैनल से बाद में आया अपडेट। उसी तरीके से RSS फीड में भी जितने भी ब्लॉग्स के अपडेट हैं वो एक लिस्ट ऑफ आइटम्स की तरह दिखाई देती हैं। यानी कि स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। Statement 3, Flipkart is an e-commerce app? Yes, true. Statement 4, a telephonic conversation is an example of real-time communication. क्या टेलीफोन पे बात करते वक्त तुरंत सुनाई देता है आवाज़ और बोलते हैं तो? Yes, तो ये भी true हो गया। Statement 5, webcam is not required for WhatsApp. अब देखो यहाँ पे कंडीशन है, व्हाट्सएप पे अगर टेक्स्ट चैट कर रहे हो तो हाँ, वेब कैम यानी कि वेब कैमरा आपको ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर व्हाट्सएप के ज़रिए आप वीडियो कॉल कर रहे हो तो वेब कैमरे की ज़रूरत तो है। अब अगर आप प्लस से माइनस मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है आंसर? माइनस, राइट। तो उसी तरीके से ये स्टेटमेंट ट्रू भी है, फॉल्स भी है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? फॉल्स लेते हैं, ठीक है? इसका ध्यान देना। फिर पार्ट डी को हम स्किप करेंगे, पार्ट ई में आते हैं। ये पार्ट ई का जो
ये पार्ट ई का जो क्वेश्चन है बच्चे, इसके लिए नोट्स आपको दिया जाएगा। आपको ये नोट्स कॉपी में लिख लेना है। और आप अगर आपके पास बुक है तो आपको पार्ट ए बी सी जो अभी कराया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ और ट्रू फॉल्स, उसे कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में ही करिए। मगर अगर बुक नहीं है तो आप चाहें तो कॉपी में भी उससे नोट कर सकते हैं। और पार्ट ई यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ और आप उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पार्ट ई का पहला सवाल हो गया मल्टीमीडिया क्या है। तो हमने बताया था कि कैसे एक मल्टीमीडिया एक टर्म होता है जो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो जो अलग अलग कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरैक्टिविटी, इनके कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर क्वेश्चन 2, ई कॉमर्स ऐप क्या है, 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो ई कॉमर्स ऐप ऐसा ऐप हो गया जिसकी मदद से हम बाई एंड सेलिंग ऑनलाइन करते हैं। और ऐसे इसके 2 एग्जाम्पल हो गए। और ऑनलाइन करते हैं मतलब इंटरनेट से करते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स यू नो दैट। एंड 2 एग्जाम्पल्स हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेज़न आर द मोस्ट पॉपुलर ऐप्स। येस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ ब्लॉग। अब ब्लॉग क्या है, ब्लॉग हो गया ऑनलाइन जर्नल और डायरी जिसे कि एक यूज़र यूज़ करता है, उस यूज़र को हम ब्लॉगर कहते हैं। और ब्लॉग में होने वाली हर एंट्री को हम पोस्ट या फिर ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। इसके साथ ही आपको उन पॉपुलर वेबसाइट्स का नाम लिखना होगा जिसकी मदद से हम ब्लॉग अकाउंट बना सकते हैं, वो आंसर में दिया जाएगा आपको। फिर नेम 4 मोस्ट पॉपुलर कम्युनिकेशन ऐप्स। तो भाई इस पर तो दिन का अक्सर बहुत अच्छा खासा वक्त बीतता है, आप बता ही सकते हो। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, चाहो तो टेलीग्राम लिख सकते हो, इंस्टाग्राम लिख सकते हो, स्काइप तो डेफिनेटली लिखना क्योंकि इसे सिलेबस में कहा गया है। फिर व्हाट इज़ रियल टाइम कम्युनिकेशन, तो किस तरीके से कहा गया था, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है ये जिसमें कि एक बंदा जो बोल रहा है इंस्टेंटली दूसरे को सुनाई देता है। दोनों बंदे मतलब दोनों यूज़र्स आपस में इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को रियल टाइम कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब पार्ट ई के बाद आपको अप्लाई योर नॉलेज भी करना है, जिस कॉपी में करना है, जिसका पहला सवाल है, Amay's father has gone out of the country for a month. He is missing him and wants to see him and talk. Mention some apps that can help Amay. अमय के फादर कंट्री से बाहर 1 महीने के लिए गए हैं और वो उन्हें मिस कर रहा है और वो उन्हें देखना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। अब कुछ ऐप बताइए जिससे कि आप अमय की हेल्प कर सकें। तो डेफिनेटली स्काइप हो गया, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप हो गया, है ना, ये सारे कुछ ऐप्स हो गए। तो बेसिकली पार्ट ई में जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था वही अप्लाई योर नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। Next, question number 2. Naman has a habit of maintaining a diary for his poems. When he told his teacher, she advised him to put his favorite poems from the diary on a website and show them to the world. Which kind of website he can use for this purpose? अब नमन को हैबिट है अपने पोएम्स को नोट करने की, डायरी में नोट करने की। अब जब उसने अपने टीचर को बताया कि मैंने इस तरीके से अपनी पोएम्स को डायरी में नोट किया है, तो उसके टीचर ने उसे सजेस्ट किया कि तुम्हें एक वेबसाइट में अपने सारी पोएम्स को लिखना चाहिए ताकि पूरी दुनिया उसे देख सके। तो आप नमन को किस तरह की वेबसाइट यूज़ करने को सजेस्ट करेंगे? डेफिनेटली उसे एक ब्लॉग यूज़ करना चाहिए ताकि कोई भी उसे आसानी से शेयर कर सके। ठीक है, That's all for this lesson, DFTBA.